हेलो हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार। क्या आपको नजर आ रही हैं आपकी प्यारी प्यारी जग से न्यारी समाप्ति मैम? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, जब भी आप ये लेक्चर देख रहे हैं। लेक्चर नंबर 7 लिखा हुआ है, ये तपस्या सीरीज है लोकोमोशन एंड मूवमेंट की। बेटा इसमें इस शीट में अभी पीवाईक्यूज इसलिए एडेड नहीं क्योंकि पीवाईक्यूज हम ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं। जब आपको मैं पीडीएफ फॉर्म में पहले तो इसकी अनसॉल्व मैंने आपको प्रोवाइड की होगी, आपने आई होप कि सॉल्व कर लिया होगा, और वो देखने के बाद ही बेटा आप इसको देखिएगा, ठीक है ना। पीवाईक्यूज तो हम क्लास में कर चुके थे, तो अब आप देख लीजिए कि आपने कितने क्वेश्चंस बेटा सही मार्क किए हैं। इसमें कुछ बेटा हमने कटर प्रैक्टिस शीट के भी क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं। 10 से 12 क्वेश्चंस, बहुत अच्छे सवाल है, मतलब बहुत अच्छे सवाल है। चैप्टर बहुत छोटा है 2, लेकिन 10-12 क्वेश्चंस हमने बेटा बहुत ज़बरदस्त रखे हुए हैं। और बाकी जैसे एज यूजुअल डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं, मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन, असर्शन रीजन, नॉर्मल एमसीक्यूज, सारे तरीके के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो सॉल्व करने के बाद जरूर बताना आप लोगों ने कितने करेक्ट किए और आप लोगों को क्वेश्चंस कैसे लगे, ठीक है ना। शुरू करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1। अरे तपस्या सीरीज है, टेलीग्राम चैनल है, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है ना। तो मैं आपको क्योंकि ऑलरेडी ये शीट प्रोवाइड कर चुकी हूं, तो आपने आई होप कर लिया होगा, तो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से हम आंसर सॉल्व करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। अ फिजियोलॉजिस्ट ऑब्जर्व्स दैट अ पर्टिकुलर ह्यूमन सेल टाइप एग्जिबिट्स मूवमेंट बाय फॉर्मिंग स्यूडोपोडिया। तो ऑब्जर्व किया गया कि हमारा एक पर्टिकुलर सेल है बेटा जो स्यूडोपोडियल एक्सटेंशंस थ्रू द स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म है, तो उसके थ्रू मूवमेंट कर रहा है, मतलब अमीबॉइड मूवमेंट कर रहा है। इट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स लाइक माइक्रोफिलामेंट्स। तो कौन से सेल की बेटा ऑब्जर्वेशन हो रही है वाया द फिजियोलॉजिस्ट। मैंने पैथोफिजियोलॉजिस्ट बोला क्या? मेरे दिमाग में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस भी चल रहा है साथ में, फिजियोलॉजिस्ट। तो कौन सा सेल वो ऑब्जर्व कर रहे होंगे जिनमें ऐसी मूवमेंट दिख रही है? सो दो सेल्स आर द सेल्स ऑफ मैक्रोफाजेस, ठीक है ना। और मे बी सम टाइप ऑफ योर WBCs जो एक्चुअल में बेटा स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म यानी कि अमीबॉइड मूवमेंट करते हैं, ठीक है ना। सो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन 3 is your correct answer. Question number 2 on your screen. The globular head of each meromyosin is an active ATPase enzyme and has binding sites for both ATP and actin. मीरोमायोसिन का जो हेड होता है एक्टिव एटीपीएज है, करेक्ट बात है। एंड इसके पास एटीपी के लिए भी बाइंडिंग साइट्स है और एक्टिन के लिए भी बाइंडिंग साइट्स है, करेक्ट बात है। अब रीजन क्या कह रहा है बेटा? एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग एटीपी हाइड्रोलिसिस बाय द मायोसिन हेड इज यूटिलाइज्ड टू ब्रेक द क्रॉस ब्रिज अलोइंग द मसल टू रिलैक्स। तो बोला जो एनर्जी रिलीज होती है एटीपी हाइड्रोलिसिस से, बढ़िया स्टेटमेंट दिया हुआ है। हालांकि आई एम श्योर आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, हमने क्लास में ये डिस्कस भी किया था बेटा कि जब एटीपी की बाइंडिंग होती है मायोसिन के साथ में, व्हेनेवर एटीपी इज बाउंड टू द मायोसिन साइड, कहीं पे भी अभी मैंने एटीपी बाइंडिंग साइड दिखाई है मान लो, तो एटीपी बाइंडिंग जब होती है तो एक्चुअल में एटीपी जब जुड़ता है तो क्रॉस ब्रिज टूटता है। रिगर मॉर्टिस का कंडीशन याद करो बेटा, रिगर मॉर्टिस आफ्टर डेथ जो बॉडी कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में या क्रॉस ब्रिज स्टेट में रह जाता है फॉर सम टाइम। तो बोला कि जब एटीपी की बाइंडिंग होती है तो एक्चुअल में उससे क्रॉस ब्रिज टूटता है, लेकिन जो एनर्जी रिलीज होती है एटीपी हाइड्रोलिसिस से, दैट इज नॉट यूटिलाइज टू ब्रेक द क्रॉस ब्रिज। एटीपी की बाइंडिंग से बेटा क्रॉस ब्रिज टूटता है, बट एटीपी की यूटिलाइजेशन यानी कि हाइड्रोलिसिस से क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन में हेल्प होता है। इट एक्चुअली प्रोवाइड्स एनर्जी अलाउइंग द फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज। सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। एटीपी की बाइंडिंग से सिर्फ होगा, समझ में आ गया? सो इट वाज अ गुड स्टेटमेंट, असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, ऑप्शन 3 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. In a resting muscle fiber, the central part of the thick filament which is not overlapped by the thin filament is known as. तो ये आपकी thin filament है और ये आपकी बेटा thick filament है। तो आपकी ये thin filament और thick filament में ये पोर्शन जो कि आपकी ओवरलैपिंग नहीं होती है, क्योंकि पार्शियली ओवरलैप्ड होता है ना ड्यूरिंग द रेस्टिंग स्टेट, तो जो पार्शियली ओवरलैप्ड वाला एरिया है वो ओजोन होता है, और जो बेटा नॉट ओवरलैप्ड होता है दैट इज हेंसन जोन, जिसमें सेंटर में से पास होती है द मेम्ब्रेन दैट इज द एम लाइन, है ना। लेकिन अभी तो सेंट्रल पार्ट ऑफ द थिक फिलामेंट विच इज नॉट ओवरलैप्ड बाय द थिन फिलामेंट दैट इज कॉल्ड एज बेटा एच जोन। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर करते हैं 4. The human skull is referred to as dicondylic skull. Absolutely true assertion. Reason? Because beta we have 2 occipital condyles in our occipital bone in our skull that articulates with the atlas. याद आ रहा है एटलांटो ऑसिपिटल जॉइंट, यस मूवमेंट, एंड ये वाला मूवमेंट इन 2 प्लेन। रीजन कह रहा है द स्कल इज कंपोज्ड ऑफ 2 मेजर सेट्स ऑफ बोन, क्रेनियल बोन्स एंड फेशियल बोन्स 22,
स्टेटमेंट करेक्ट है बट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। रीजन तो मैंने आपको बता ही दिया कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या होती। तो 2 मेजर सेट ऑफ क्रेनियल होती हैं 8 और फेशियल होती है 14, दोनों मिला के हो गई बेटा आपकी 22। बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर करते हैं 5। In human vertebral column, the number of vertebrae in the thoracic region is equal to, हमारे vertebral column में number of vertebrae in the thoracic region, thoracic region में हमारे पास बेटा 12 vertebrae होती है ना, है ना, 12 T12 होती है टोटल। तो ये किसके बराबर है? ट्रू रिब्स तो 7 पेयर ऑफ रिब्स की ही तो बराबर होगी ना, क्योंकि 12 पेयर ऑफ रिब्स है तो 12। फ्लोटिंग रिब्स बेटा 2, सर्वाइकल वर्टिब्री 7, तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6। The acromion is a flat expanded process that articulates with the clavicle. The process is a projection of, बेटा इसमें joints वाले पार्ट से और इन projections वाले पार्ट से बहुत सारे questions आते हैं, तो इसको आपने ध्यान से सुनना है, ठीक है ना। ध्यान से सुनना क्या है, ध्यान से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इस पार्ट से बहुत इजी क्वेश्चंस आए हुए हैं और यूजुअली इनकी पोजीशन, इनमें कौन कौन सी बेटा आर्टिकुलेशन के लिए कौन कौन से चीज़ें होती है, इन्हीं से रिपीटेड क्वेश्चंस आए होते हैं, ठीक है ना। तो एक्रोमियन जो होता है ये आपके डॉर्सल साइड पे जो आपकी स्कैपुला होती है, इसमें बेटा एक स्पाइन होता है, स्पाइन का फ्लैट पार्ट होता है एक्रोमियन, आर्टिकुलेट विद द क्लैविकल। क्लैविकल एक तरफ से स्टर्नम से जुड़ा हुआ है, एक तरफ से आपके बेटा इस एक्रोमियन से जुड़ा है। तो बोला एक्रोमियन इज अ फ्लैट एक्सपेंडेड प्रोसेस ऑफ द स्पाइन ऑफ द स्कैपुला, है ना। स्पाइन आपकी जो स्कैपुला की स्पाइन है उसी स्पाइनस प्रोसेस का फ्लैट पार्ट होता है। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7। द न्यूरल सिग्नल अराइविंग एट द मोटर एंड प्लेट यानी कि न्यूरो मस्कुलर जंक्शन ट्रिगर द रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन which in turn generates an action potential in the sarcolemma। बिल्कुल सही बात है, जो न्यूरल सिग्नल आपके मोटर एंड प्लेट पे आता है वो एसिटाइलकोलिन को रिलीज करवाएगा डेफिनेटली बेटा, जिसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा सार्कोलेमा में। बिल्कुल सही बात है। दिस एक्शन पोटेंशियल स्प्रेड्स थ्रू द मसल फाइबर एंड डायरेक्टली स्टिमुलेट द ग्लोबुलर हेड ऑफ मायोसिन टू बाइंड विद द एक्टिन दस इनिशिएटिंग कॉन्ट्रैक्शन। फॉल्स। बोला जो एक्शन पोटेंशियल है थ्रू आउट द मसल फाइबर स्प्रेड होगा, डेफिनेटली स्प्रेड होगा, क्योंकि आपके पास मसल फाइबर में होते हैं टी टिब्यूल्स जो आपके बेटा एक्शन पोटेंशियल को स्प्रेड करेंगे। यहां तक तो बात सही है, बट इट डायरेक्टली स्टिमुलेट द ग्लोबुलर हेड ऑफ मायोसिन टू बाइंड विद एक्टिन। नहीं भाई, डायरेक्टली नहीं होता, स्टेप बाय स्टेप याद करो। जब मसल कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट होता है, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, स्प्रेड होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सिग्नल मिलता है जिससे बेटा कैल्शियम रिलीज होना स्टार्ट हो सार्कोप्लाज्म में, जिससे पहले कैल्शियम ट्रोपोनिन से बाइंड करे, ट्रोपोनिन सी से, जैसे वो बाइंड करेगा कॉन्फॉर्मेशनल चेंज होगा, एक्टिन के एक्टिव साइट एक्सपोज होगी। डायरेक्टली बेटा बाइंडिंग नहीं होती, तब जाके एक्टिन और मायोसिन आपस में इंटरैक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन होता है। सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर करते हैं बेटा 8। थोड़ा सा ब्राइटनेस कम कर देते हैं। अब क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर चुके होंगे बट एक बारी देख लीजिए यहाँ पे, आई होप आपने खुद से ट्राई किया होगा। अ साइंटिस्ट ऑब्जर्व्स अ मसल फाइबर अंडर एक्सपेरिमेंटल कंडीशन वेयर द सार्कोप्लाज्म। थोड़े से ना अतिरिक्त ज्ञान आपको इसमें डेफिनेटली मिलेंगे, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हर चैप्टर में इंक्लूड किए गए कि थोड़ा सा अतिरिक्त ज्ञान उसमें रहे, पर वो मैं आपको एक्सप्लेन करते हुए चलूंगी। बट एज आई ऑलवेज से बच्चों, प्लीज आई एम अगेन एंड अगेन टेलिंग यू द सेम थिंग कि पहले आपका एनसीईआरटी का कंटेंट अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए, तभी कुछ मतलब बनेगा कि कुछ आप फालतू की एक्स्ट्रा चीज पढ़ रहे हो, ठीक है ना। क्योंकि आपका सिलेक्शन एनसीईआरटी पढ़ के 100% गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हो जाएगा, तो उसको कॉम्प्रोमाइज करके कोई भी एक्स्ट्रा चीज नहीं पढ़ना, ये हर चैप्टर में ध्यान रखना है आपको, ठीक है। साइंटिस्ट ऑब्जर्व्स अ मसल फाइबर अंडर एक्सपेरिमेंटल कंडीशन जहां सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कंप्लीटली डिप्लीटेड ऑफ कैल्शियम है। उसने ऑब्जर्व किया कि इसका जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसमें डिप्लीट हो गया, मतलब यहाँ कैल्शियम जो हो गए हैं, खत्म हो गए हैं। इफ एटीपी स्टिल अवेलेबल, बोला लेकिन एटीपी अगर इसके पास अभी भी एटीपी अवेलेबल है, what would be the immediate consequence upon stimulation of this muscle fiber by a motor neuron। तो बोला एक ऐसी मसल जिसमें एटीपी अवेलेबल है बट ऐसे बना के देख लो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम खत्म है, तो बोला अगर इसको मोटर न्यूरॉन से स्टिमुलेट किया जाए तो इमीडिएट इफेक्ट इसका क्या होगा। बेटा इसके पास इन्फॉर्मेशन तो आएगी, इन्फॉर्मेशन आएगी, बट कैल्शियम तो है ही नहीं, तो कैल्शियम रिलीज ही नहीं हो पाएगा। कैल्शियम रिलीज नहीं होगा तो मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगा गाइज। फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज विल आकर कभी नहीं हो सकता बेटा। ट्रोपोनिन विल बाइंड टू एक्टिन कभी नहीं, ये क्या दिया हुआ है। मायोसिन हेड विल हाइड्रोलाइज एटीपी बट फेल टू बाइंड विद द एक्टिन।
देखो यार, ऑफ कोर्स ये बात बिल्कुल सही है, ऐसा ही होगा। मसल फाइबर विल इमीडिएटली एंटर ए रिगर मोर्टिस स्टेट, नहीं, एटीपी तो अवेलेबल है ना। मायोसिन के हेड के साथ में एटीपी की बाइंडिंग हो सकती है, बट मायोसिन में जो एक्टिन बाइंडिंग साइट्स है वो एक्टिन से बाइंड नहीं हो सकते, क्योंकि एक्टिन के ऊपर ट्रोपोनिन अभी भी मास्क किया होगा, क्योंकि ट्रोपोनिन के साथ में कैल्शियम बाइंड नहीं हो पाया, कैल्शियम बाइंड नहीं हो पाया तो बेटा एक्टिव साइट एक्सपोज ही नहीं हुई। सो बिकॉज एटीपी इज अवेलेबल, this step might happen that myosin head will hydrolyze ATP, but it will be not binding with the actin. So option 3 is the correct answer. Question number 9. Consider the following statements regarding the movement and locomotion. Cells of human body exhibits only two type of movement, ciliary and muscular. As per NCERT तीन मेन मूवमेंट दी हुई है, मस्कुलर मूवमेंट, सिलियरी मूवमेंट एंड बेटा आपकी अमीबॉइड मूवमेंट, तो ये गलत हो गया। स्ट्रीमिंग प्रोटोप्लाज्म इन अमीबा इज अ सिंपल फॉर्म ऑफ मूवमेंट बट नॉट कंसिडर्ड एज लोकोमोशन। यस, जो बेटा अमीबा में क्या बोलते हैं प्रोटोप्लाज्मिक मूवमेंट दिखाते हैं स्यूडोप्लाज्मिक स्यूडोपोडियल एक्सटेंशन से, दैट इज अ सिंपल फॉर्म ऑफ मूवमेंट, इट इज नॉट कंसिडर्ड एज लोकोमोशन। ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है ना। ऑर्गेनिजम्स लाइक पैरामीशियम यूजेस सीलिया फॉर बोथ मूवमेंट, फूड मूवमेंट थ्रू साइटोफैरिंग्स एंड फॉर लोकोमोशन। यस, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, पैरामीशियम में जो सीलिया होता है फूड के मूवमेंट के लिए भी हेल्प करता है, लोकोमोशन के लिए भी हेल्प करता है। Locomotion is generally undertaken by animals for purposes as searching of food, shelter, suitable breeding grounds. Absolutely right. Locomotion usually क्यों किया जाता है? एनसीईआरटी में इनिशियल पैराग्राफ में दिया हुआ है, फूड की खोज में, शेल्टर की खोज में, प्रीडेटर से बचने के लिए, प्रे को पकड़ने के लिए, सूटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड के लिए, बिल्कुल सही है। हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट सपोलो, तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, ओनली द फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, अगेन गुड क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए, इजी क्वेश्चन है बट अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, अ मैराथन रनर एक्सपीरियंसेस, मैराथन मतलब लड़े जा रहा है भैया, मैराथन चला ही जा रहा है, दौड़ते ही जा रहा है, उसको हो गई सीवियर मसल फेटीग, मसल थक जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है बेटा, क्रैम्प आने लगेंगे, लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन होगा ना। दिस इज प्राइमरीली एट्रीब्यूटेड टू अ शिफ्ट इन देयर मसल मेटाबॉलिज्म, मसल मेटाबॉलिज्म में बदलाव आ रहा है। क्यों? आपको याद है हमने बेटा ये किया भी था क्लास में कि, अच्छा पहले क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ फिर आपको बताती हूँ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन दिस कॉन्टेक्स्ट, तो बोला ऐसा उसने किया, मैराथन लड़ी, फेटीग होने लग गया, क्रैम्प्स आने लग गए, तो उसकी कुछ तो मेटाबॉलिज्म में चेंज हुआ। अब होता क्या है ना बेटा, जब आप दौड़ते जा रहे हो, लगातार दौड़ते जा रहे हो, तो एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन होता है। तो ग्लाइकोजन का एनारोबिक ब्रेकडाउन मतलब, अगर आप मसल्स को पढ़ोगे, ये अगर आपकी मसल्स है बेटा और मसल्स में आपके पास है ग्लाइकोजन, तो ग्लाइकोजन टूटता है पहले ग्लूकोज में, और ग्लूकोज जो होता है एनारोबिकली जब टूटता है, क्योंकि लगातार आप दौड़ रहे हो, ऑक्सीजन आपके पास है नहीं, तो एनारोबिकली टूटेगा तो बनेगा लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड के एक्यूमुलेशन की वजह से आपको पेन होगा। ऐसा नहीं है कि ये बेटा लैक्टिक एसिड बना रहेगा, नहीं, जब आप थोड़ा रेस्ट करोगे, जब आप ब्रीदिंग करोगे, एक्चुअल में क्या होता है, ये लैक्टिक एसिड ब्लड के थ्रू वापस से ट्रांसपोर्ट हो जाता है आपके, क्या बनाया है मैंने, लिवर, आपके लिवर में ये लैक्टिक एसिड जो जाता है ब्लड के थ्रू वाया ब्लड। अब ये पूरा एनसीईआरटी में बनाया नहीं हुआ है बेटा, है ना, बट ये वाया ब्लड कहाँ जाता है बेटा, आपके लिवर में। अब लिवर में जब ये लैक्टिक एसिड जाता है ना, तो बेटा ये लैक्टिक एसिड ऑक्सीडाइज हो जाता है, एक्चुअल में मतलब इसका ब्रेकडाउन हो जाता है, ये 20% तो लैक्टिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है इंटू CO2 प्लस H2O, और बेटा 80% इसका कन्वर्जन हो जाता है इंटू ग्लूकोज। अगेन ये लिवर में जो ग्लूकोज था बेटा, अगेन इसका ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, फिर से बेटा मसल्स में जा सकता है, मसल्स में ग्लूकोज कैन बी स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन, और ये चलता रहता है। अब बोला कि इसके में क्या हो रहा होगा, इसके में ऐसे बेटा एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रही होगी, ग्लाइकोजन टूट रहा होगा, लैक्टिक एसिड बन रहा होगा। मसल फेटीग कैन रिजल्ट फ्रॉम द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड ड्यू टू एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन, बिल्कुल सही, एनसीईआरटी की लाइन है, करेक्टली एक्सप्लेन ही पूछा हुआ है। रेड fibers are well suited for prolonged aerobic activities as they contain high myoglobin and plenty of mitochondria. Yes, देखो आपके जो रेड मसल फाइबर्स होते हैं उनमें तो बहुत भर के बेटा मायोग्लोबिन होता है ना, ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट, प्लेंटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन कर सकते हैं क्योंकि उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा है, तो यूटिलाइज कर सकते हैं ऑक्सीजन को फॉर मोर एटीपी प्रोडक्शन। White fibers primarily dependent on anaerobic process for energy have less myoglobin and fewer mitochondria, ये बात भी बिल्कुल सही है। व्हाइट मसल फाइबर में एनारोबिक रेस्पिरेशन चलती है और उसमें लैक्टिक एसिड का भी एक्यूमुलेशन होता है, उसमें बेटा मायोग्लोबिन कम है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी कम है, बिल्कुल सही बात है। द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन मसल इज ऑलवेज इरिवर्सिबल एंड लीड्स टू परमानेंट डैमेज, बिल्कुल भी नहीं। फोर्थ तो है ही नहीं, तो करेक्टली एक्सप्लेन में फोर्थ तो बेटा कतई नहीं है, ठीक है ना, कतई नहीं है। और 1 2
एंड 3, 1, 2 एंड 3 तीनों बातें सही है बेटा, है ना, कि मसल फैटिग एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड की वजह से हुआ क्योंकि एनारोबिक ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन हुआ। रेड मसल फाइबर्स बेटा प्रोलॉन्ग्ड एरोबिक एक्टिविटी कर सकते हैं क्योंकि उसमें मायोग्लोबिन ज्यादा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन। व्हाइट मसल फाइबर बेटा एनारोबिक प्रोसेस पे डिपेंडेंट होती है, लेस मायोग्लोबिन है, उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया कम है, उसके पास सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा होती है, उसके पास कैल्शियम ज्यादा होता है ना, स्टोर्ड कैल्शियम ऑब्वियसली। सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, है ना, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। बढ़िया क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर करते हैं बेटा 11। एनालाइज द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बोन्स एंड कार्टिलेज समवॉट रिलेटेड टू द एनिमल टिश्यूज ऑल्सो। देखो बोथ बोन एंड कार्टिलेज आर स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, इस बात में कोई दोहराई नहीं है, बिल्कुल सही बात है। और आपसे करेक्ट पूछा हुआ है तो वैसे तुम इनको देख के भी बेटा मार्क कर सकते हो कि पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है, बट पहला स्टेटमेंट आई थिंक सब में दिया हुआ है। Bone has hard matrix due to calcium salts. Cartilage has pliable matrix due to chondroitin sulfates या salts. Yes, बिल्कुल सही बात है। बोन का हार्ड मैट्रिक्स होता है, कार्टिलेज का सॉफ्ट एंड प्लाएबल होता है ड्यू टू बेटा कॉन्ड्राइटिन सॉल्ट्स। 1, 2 तो करेक्ट है भाई। आगे पढ़ते हैं, अभी भी ऑप्शन मार्क नहीं कर पाओगे। द नंबर ऑफ बोन्स इन द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम इज फिक्स 206 एंड रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ। बेटा गलत है। एडल्ट में आप 206 हड्डियों की बात जरूर करते हैं, बट एट द टाइम ऑफ बर्थ वी हैव मोर हड्डियां, लाइक अराउंड 300 बोन्स हमारे पास होती है। सो इट इज नॉट फिक्स्ड। ये स्टेटमेंट हो गया इनकरेक्ट। फॉल्स स्टेटमेंट होगी तो 3 तो इनकरेक्ट है, 3 तो है ही नहीं, है ना। और अगर इसमें देखोगे लास्ट वाले में भी 3 दिया हुआ है, यानी कि लास्ट वाला, अरे यानी कि लास्ट वाला भी बेटा नहीं होगा, है ना। आगे हायोइड बोन इज अ सिंगल यू शेप बोन प्रेजेंट एट द बेस ऑफ बकल कैविटी, इज अ पार्ट ऑफ फेशियल स्केलेटन। गलत। यू शेप होता है, बेस ऑफ बकल कैविटी पे होता है, पार्ट ऑफ फेशियल स्केलेटन बिल्कुल भी नहीं होता। यानी कि आपसे पूछा भाई करेक्ट स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर करते हैं बेटा 12। क्वेश्चन नंबर करते हैं 12। असर्शन रीजन दिया हुआ है, रिलैक्सेशन ऑफ अ मसल फाइबर रिक्वायर्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ कैल्शियम बैक इनटू द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बेटा वैसे मैंने आपको मसल रिलैक्सेशन पढ़ाई है, ये थोड़ा सा अतिरिक्त ज्ञान है। मसल रिलैक्सेशन में ऑब्वियसली बात है देयर इज नो बेटा मोटर इन्फॉर्मेशन, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, बिल्कुल सही बात है। जब मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है तो कैल्शियम जो होता है वो बेटा पंप बैक करना होता है आपको, आपके सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर पंप बैक हो रहा है। जब आपको मसल कॉन्ट्रैक्शन करना है तो एक्शन पोटेंशियल है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम बेटा सार्कोप्लाज्म में रिलीज हो गया, लेकिन जब मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही है तो वो पंप बैक होती है। और ये पंप बैक जो होती है ना बेटा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, ये एक एक्टिव प्रोसेस है, इसमें एनर्जी लगती है। तो कैल्शियम इज पम्प्ड बैक फ्रॉम सार्कोप्लाज्म टू सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एटीपी का यूटिलाइजेशन होता है। ये बात बिल्कुल सही है, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, आप चाहो तो याद रख सकते हो। बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम आयंस टू द ट्रोपोनिन प्रिवेंट्स द बाइंडिंग ऑफ मायोसिन हेड टू द एक्टिन देयरबाय कॉजिंग मसल रिलैक्सेशन। बोला जो कैल्शियम होती है उसकी बाइंडिंग जब ट्रोपोनिन से होती है तो इट प्रिवेंट्स द बाइंडिंग ऑफ मायोसिन हेड टू एक्टिन, नहीं भाई, इट एक्चुअली अलाउज, उसकी वजह से ही तो मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है, नॉट मसल रिलैक्सेशन। असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर हो गया 13। A patient experiences severe pain and restricted movement specifically at a joint connecting the carpal bone to the metacarpal of their thumb। बोला उसको बहुत दर्द हो रहा है, स्पेसिफिकली कहाँ, कार्पल्स और मेटाकार्पल्स उसके थंब वाले एरिया में। तो बेस्ड ऑन द यूनिक रेंज ऑफ मोशन एट दिस joint, which type of synovial joint is most likely to get affected। बोला कि इसी को देख के इस टाइप, तो आपको क्या लगता है कि किस पर्टिकुलर साइनोवियल जॉइंट में प्रॉब्लम हुई होगी। ऑब्वियसली बात है बेटा, अगर थंब में प्रॉब्लम हुई है, कार्पल और मेटाकार्पल में, तो प्रॉब्लम कहाँ हुई है, सैडल जॉइंट में, बिकॉज द सैडल जॉइंट पुअर बॉल एंड सॉकेट इज सीन। तो अगर वहां पे प्रॉब्लम हुई तो सैडल जॉइंट में प्रॉब्लम हुई है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। अगेन वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन, ठीक है ना। अगेन बहुत टिपिकल एनसीईआरटी, एकदम एनसीईआरटी की लाइन से नहीं है, बट कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, उसका एप्लीकेशन है। डिस्पाइट फॉलोइंग अ कंसिस्टेंट जिम बेस्ड वर्कआउट रूटीन, सनातन नोटिसेस अ स्टेडी इंक्रीज इन द बॉडी वेट ओवर द पास्ट फ्यू वीक्स। बॉडी वेट उसका बढ़ रहा है भाई। अब लोगों को लगता है बॉडी वेट बढ़ रहा है तो मतलब मोटा ही हो रहा होगा और उसका फैट ही बढ़ रहा होगा। आप देखते हैं, बोला कि उसने कंसिस्टेंट किया है भैया जिम, कंसिस्टेंट रहा है वो वर्कआउट में, बॉडी वेट बढ़ रहा है। बोला कि उसका डाइट एंड हाइड्रेशन, पानी वानी पी रहा है जो वो, और जो डाइट ले रहा है वो भी बहुत स्टेबल है, बिल्कुल बढ़िया है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स द मोस्ट साइंटिफिक एक्यूरेट एक्सप्लेनेशन फॉर हिज वेट गेन। तो कौन सी इसमें से चीज है जो उसके वेट गेन को बिल्कुल करेक्ट तरीके से एक्सप्लेन कर रही होगी। इंक्रीज इन वेट इज प्राइमरीली ड्यू टू एक्सेस लिपिड डिपोजिशन एज अ रिजल्ट ऑफ
कैलोरी सरप्लस, पहली बात तो ये बिल्कुल ही गलत है। एक्सेस फैट डिपोजिशन कैसे हो रहा है? अगर वो वेट बेटा लॉस कर रहा अगर वो वर्कआउट कर रहा है तो उसका फैट बर्न हो रहा होगा। और दूसरी बात बेटा, कैलोरिक सरप्लस का मतलब है जितना उसने कैलोरीज बेटा बर्न किए उससे ज्यादा उसने कैलोरीज खा ली तो नेट कैलोरीज ज्यादा होगी, समझ रहे हो? तो कैलोरी सरप्लस वो नहीं है। कैलोरीज तो बेटा फूड और डाइट इंटेक तो उसका बढ़िया है ना, तो सरप्लस वो नहीं चल रहा है, वो तो बैलेंस डाइट ले रहा है, तो वो बर्न बहुत सही तरीके से कर रहा है, जितना वो ले रहा है उससे ज्यादा वो बर्न ही कर रहा होगा, तो कैलोरी सरप्लस नहीं हो सकती, मतलब उसने डाइट तो बिल्कुल परफेक्ट ली है। वेट गेन इज एट्रीब्यूटेड टू हाइपरट्रॉफी ऑफ स्केलेटल मसल विद अ कॉन्करेंट रिडक्शन इन द फैट कंटेंट, ये हो सकता है बिल्कुल एब्सोल्युटली। हाइपर मतलब ज्यादा, ट्रॉफी मतलब ग्रोथ। भाई जब वर्कआउट करते हो तो आप मसल गेन कर रहे हो, स्केलेटल मसल्स की ग्रोथ हो रही है, फैट कंटेंट कम हो रहा है बट मसल ग्रोथ हो रही है जिसकी वजह से वेट गेन हो रहा है भाई। यही करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ऑप्शन 2। फिर भी मैं आपके लिए बाकी ऑप्शंस पढ़ देती हूँ। वेट गेन इज ड्यू टू मसल्स लुकिंग मोर टोन्ड विदाउट एक्चुअली इंक्रीजिंग द मसल मास। नहीं, मसल की तो ग्रोथ हो ही रही है, टोनिंग की वजह से नहीं है भाई, मसल ग्रोथ हो रही है आपकी। बॉडी इज रिटेनिंग वाटर लीडिंग टू अ टेम्परेरी राइज इन वेट ड्यू टू द फ्लूइड एक्यूमुलेशन। पहली बात तो उसकी हाइड्रेशन वाइड्रेशन सब परफेक्ट है, ऐसा तो कुछ है नहीं कि उसने सॉल्ट बहुत ज्यादा ले लिया है ना। और वैसे भी बेटा जब आपकी कभी भी वाटर रिटेंशन होती है ना, रिटेन करती है जब पानी, तो टेम्परेरी ही राइज होता है, ऐसा नहीं होता है कि ओवर वीक्स बेटा वो वेट गेन करता चला जाता है। समझ में आई बात? अगर आप कि कभी भी वाटर रिटेंशन होती है तो वो टेम्परेरी कुछ आवर्स के लिए आपको वेट ज्यादा दिख सकता है, नॉट कंसिस्टेंट वेट गेन थ्रू आउट द वीक। सो एनीवे ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 15। अगेन ये थोड़े अतिरिक्त ज्ञान का क्वेश्चन है बट मैंने ये आपको क्लास में एक्सप्लेन किया था, थोड़ा सा उसको और एक्सटेंडेड वर्जन में क्वेश्चन बनाया गया है। देखो क्या कहा है, अ 15-year-old patient is admitted with symptoms of involuntary muscle spasm, पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स ऑफ हैंड एंड फीट, उसकी इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं। ब्लड एनालिसिस रिवील सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कैल्शियम लेवल्स। कंसिडरिंग द रोल ऑफ एक्स्ट्रासेल्युलर कैल्शियम इन द न्यूरोमस्कुलर फिजियोलॉजी, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द पैथोफिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म बिहाइंड दिस प्रेजेंटेशन। वेरी नाइस क्वेश्चन, थोड़ा सा अतिरिक्त ज्ञान वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। जैसे कि मैंने कहा कुछ ऐसे भी सवाल रखे हुए हैं बेटा आपके लिए, ठीक है ना। अब इसको पहली बात तो आपको समझ में आ गया टिटानी की प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि इसको स्पैज्म हो रहे हैं और रीजन भी आपको दिख रहा है कि लो कैल्शियम लेवल दिख रहा है एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड में। मैंने आपको ये क्लास में बताया था बेटा कि मैंने एग्जैक्टली आपको मैकेनिज्म नहीं समझाई थी बट मैंने आपको ये जरूर बताया था सपोलो कि जो कैल्शियम होता है आपके ईसीएफ में या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में जो आपको दिखता है, ये आपके सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल को स्टेबलाइज करके रखने का काम करता है। स्टेबलाइज करने का मतलब होता है कि सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स को रेगुलेट कर रहा है कि ये अनवांटेड या मिनिमम थ्रेशोल्ड के बिना, मतलब एक पर्टिकुलर लेवल में जब एसिटाइल कोलिन अवेलेबल हो तभी बेटा ये सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स खुले। मिनिमम थ्रेशोल्ड आपके पास अवेलेबल होना चाहिए स्टिमुलस का, तभी ये खुले और तभी एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो। ऐसा ना हो कि एसिटाइल कोलिन इतना इनफ रिलीज ही नहीं हुआ और आपकी सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स खुलती जा रही है। तो ये बेसिकली कैल्शियम जो होता है ये सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स को स्टेबलाइज करके रखने का काम करता है और रेगुलेट करता है कि नॉर्मल बेटा जब आपकी एसिटाइल कोलिन अवेलेबल होगी तभी जाके एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो। जब कैल्शियम कम हो जाता है तो ये बेटा बार बार फायर होती है। फायर का मतलब होता है बार बार खुलती रहती है, बार बार खुलती रहेगी। जब तुम्हारा एक्शन पोटेंशियल, जब तुम्हारा उतना एसिटाइल कोलिन अवेलेबल भी नहीं है ना बेटा, उतनी तुम्हारे पास स्टिमुलस भी अवेलेबल नहीं है थ्रेशोल्ड, तो भी ये बेटा खुलते रहेंगे जिससे कि रैपिड स्पैज्म होता है। तो रीजन क्या है? पहली बात तो हाइपर कैल्सीमिया, एलिवेटेड कैल्शियम लेवल का रीजन है ही नहीं। कैल्सीमिया क्योंकि ब्लड कैल्शियम लेवल कम है। हाइपोकैल्सीमिया डिक्रीजेस द थ्रेशोल्ड पोटेंशियल ऑफ न्यूरॉन्स इंक्रीजिंग द न्यूरोमस्कुलर एक्साइटेबिलिटी लीडिंग टू टिटानी, बिल्कुल सही। इट इनहिबिट्स एसिटाइल कोलिन सिंथेसिस एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, नहीं, एसिटाइल कोलिन के सिंथेसिस को इनहिबिट नहीं कर रहा। जब हाइपोकैल्सीमिया की बेटा कंडीशन होती है ना तो डिक्रीजेस द थ्रेशोल्ड पोटेंशियल ऑफ न्यूरॉन्स, मतलब कि जिस थ्रेशोल्ड पे पहले वो खुल रहे थे ना, अब उतनी थ्रेशोल्ड की भी जरूरत नहीं है, कम एसिटाइल कोलिन अवेलेबल है। कम एसिटाइल कोलिन में भी बेटा बार बार आपके सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स खुलते रहेंगे। तो इस हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन ने एक्चुअली थ्रेशोल्ड पोटेंशियल ऑफ न्यूरॉन्स को बेटा कम कर दिया। तो कम एसिटाइल कोलिन में भी अब आपकी न्यूरॉन्स बार बार बेटा सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स को खोलेगी और बार बार आपकी कॉन्ट्रैक्शंस होंगी, ठीक है ना, टिटानिक। सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर करते हैं बेटा 16।
ईच मायोसिन, अगेन ये थोड़ा अतिरिक्त ज्ञान है बट आपको समझा दे रही हूँ, आसान है। ईच मायोसिन फिलामेंट इज सराउंडेड बाय 6 एक्टिन फिलामेंट, ट्रू है, एंड ईच एक्टिन फिलामेंट इज सराउंडेड बाय 3 मायोसिन फिलामेंट, ट्रू है। बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अगर आप बेटा अपने मसल्स में देखोगे या मसल फाइबर में देखोगे, वैसे तो मैं अभी डायग्राम ऐसे बनाऊंगी क्योंकि मेरे पास तो बेटा अभी 3D दिखाने का टाइम तो है नहीं, मतलब टाइम क्या, यहाँ पे स्कोप नहीं है, तो मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ। ऐसा होता है कुछ, इसको आप इमेजिन भी कर पाओगे अभी, ठीक है ना। इसको देखो, ये मैंने पता है क्या बनाया, ये मैंने बनाए एक्टिन, ये मैंने बनाया बेटा एक्टिन, ये मैंने बनाए हैं एक्टिन, ऐसे ही समझ सकते हो। इनको ना फिलामेंट जैसा ऑब्जर्व करो, मतलब इसको ऐसे लंबे लंबे फिलामेंट्स ऑब्जर्व करो। जो डॉट दिख रहा है वो तुम्हें सामने का डॉट दिख रहा है, तो एक एक्टिन, दूसरा एक्टिन, तीसरा एक्टिन, चौथा एक्टिन, पांचवा एक्टिन, छठा एक्टिन, समझ रहे हो ना। तो इस डॉट्स को तुम ऐसे ऑब्जर्व, इमेजिन करो कि ऐसी ऐसी फिलामेंट्स है, ठीक है ना। एक्चुअल में बेटा इनके सेंटर पे यहाँ पे होती है ऐसे, ये मायोसिन को भी तुम ऐसे ही ऑब्जर्व करो। ये थिक फिलामेंट जो है ना, ये मायोसिन फिलामेंट, ये फिलामेंट है, बट तुम ऐसे ऑब्जर्व करो सामने से, इसलिए तुम्हें डॉट दिख रहा है। एक्चुअल में सपोलो ये है, इसका मतलब कि एक मायोसिन जो होता है, एक मायोसिन जो होता है ना बेटा, उसके अराउंड ऐसे 6 एक्टिन के फिलामेंट होते हैं, दैट इज द मीनिंग। एक्चुअल में मसल के अंदर ऐसे प्रेजेंट होते हैं ये। और तुम अगर देखोगे एक एक्टिन इसके अराउंड ऐसे बेटा, एक एक्टिन इज एक्चुअली सराउंडेड बाय दीज 3 मायोसिन फिलामेंट। समझ में आ गई बात। और ये हर एक्टिन के लिए ऐसा ही है, एक एक्टिन के अराउंड 3 मायोसिन के फिलामेंट होते हैं और एक मायोसिन के अराउंड बेटा 3 एक्टिन के फिलामेंट होते हैं। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली राइट। ये क्वेश्चन नंबर क्या था सपोलो, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 16। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो गया 1। करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। Each vertebra has a central hollow portion called neural canal through which the spinal cord passes. Yes, neural canal होती है जिससे spinal cord pass होता है, बिल्कुल सही बात है। Adult human vertebral formula is C7012L5, गलत, नंबर 5। सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट पूछा है। सेंट्रल पार्ट ऑफ थिक फिलामेंट नॉट ओवरलैप बाय थिन फिलामेंट इज कॉल्ड H zone, करेक्ट बात है। विच हैव M line in the center, करेक्ट बात है। टू विच एक्टिन फिलामेंट्स आर अटैच्ड, नो। To which thick filaments are attached? Actin filament तो Z line से attached होती है, so this is false. Ribs has 2 articulation surface on its dorsal end. Head वाले एरिया में dorsal end पे रिब के पास बेटा होते हैं आर्टिकुलेशन सरफेस, जिसकी वजह से उसे बाइसेफेलिक बोलते हैं। तो आपसे पूछा हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर करते हैं बेटा 18, ठीक है। The 8th, 9th, 10th पेयर ऑफ रिब आर कॉल्ड एज वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स। वर्टिब्रोकॉन्ड्रल क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो 7th वाली के साथ पहले अटैच्ड होते हैं। तो आपकी जो 8th, 9th और 10th पेयर ऑफ रिब होती है उसकी हाइलिन कार्टिलेज पहले 7th से अटैच्ड होती है, इनडायरेक्टली विद द स्टर्नम होती है। आर्टिकुलेट डॉर्सली विद द वर्टिब्री, वेंट्रली विद द स्टर्नम, डू नॉट कनेक्ट वेंट्रली, नहीं। आर्टिकुलेट डॉर्सली विद द वर्टिब्री, सब करते हैं वो तो, बट जॉइंस द 7th रिब विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज, एब्सोल्युटली राइट। डॉर्सली तो सब वर्टिब्री से अटैच होते हैं थोरासिक, बट वेंट्रल साइड पे पहले वो 7th से अटैच होती है विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। मेड एंटायरली इनकरेक्ट, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर करते हैं बेटा 19। Myasthenia gravis is an autoimmune disorder that affect the neuromuscular junction leading to fatigue, weakening and paralysis of skeletal muscles. Myasthenia gravis autoimmune disorder करेक्ट है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को अफेक्ट करता है, बिल्कुल सही बात है, जिससे फटीग होती है, वीकनिंग होती है, पैरालिसिस होती है स्केलेटल मसल की, बिल्कुल सही बात है बेटा, है ना। धीरे धीरे मसल फटीग हो जाएगी, जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, पैरालिसिस हो जाएगी, वीकनिंग हो जाएगी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इज अ डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोग्रेसिव डीजेनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स, करेक्ट बात है। जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जिससे डिस्ट्रोफिन प्रोटीन नहीं बनती है जो मसल्स की स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अकर्स प्राइमरीली ड्यू टू एज रिलेटेड डिक्लाइन, फॉल्स बेटा। एस्ट्रोजन लेवल बिल्कुल भी नहीं, एज रिलेटेड डिक्लाइन इन एस्ट्रोजन लेवल, ऑस्टियोपोरोसिस, दिस इज जेनेटिक डिस्ट्रोफिन जीन में प्रॉब्लम। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। A coxal bone is formed by the fusion of 3 bones. The cavity formed at the point of their fusion to which thigh bone articulate is acetabulum. Acetabulum is formed at the junction of these 3 beta. Coxal bone, pubis, ischium and ilium, इनके junction पे. So option 3 is the correct answer. Question number 21. The joint between adjacent vertebrae in the vertebral column which permits limited movement is classified as, adjacent vertebrae के बीच में होता है बेटा cartilaginous joints, limited movement, option 3 is your correct answer, intervertebral disc. Question number करते हैं 22. The patient complains of
rapid spasm in their muscle. Blood test reveal low level of particular iron, calcium ion, due and which condition they are likely to suffer from. Tetany due to low calcium in the ECF. पूरा अभी हमने explain भी किया बेटा उसे. Option 3 is the correct answer. Question number 23. During muscle contraction, which of the following event does not occur? क्या नहीं होता है muscle contraction में? आई बैंड रिड्यूस होती है क्योंकि जेड लाइन पास आते हैं, सॉरी जेड लाइन पास आते हैं, सार्कोमियर छोटा होता है. आई बैंड रिड्यूस होता है. आई बैंड क्या था? जहां तुम्हें सिर्फ थिन फिलामेंट दिखती है, जब वो अंदर मूव करते हैं तो आई बैंड छोटा हो जाएगा. ए बैंड रिटेन देयर लेंथ, बिल्कुल सही बात है. द लेंथ ऑफ मायोसिन फिलामेंट शॉर्टन, नहीं, मायोसिन के फिलामेंट के लेंथ में कोई चेंज नहीं आता. ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर. Question number 24. M line is a myofibril. M line in a myofibril is a thin elastic fiber bisecting the I band, that is Z line. Thin fibrous membrane holding the thick filament together in the A band. Absolutely right. ये एक thin fibrous membrane होती है जो आपके बेटा ये A band जो कि thick filaments होते हैं एक्चुअल में इसके सेंटर में से पास होती है और इनको होल्ड करके रखने का काम करती है. Structure that attaches thin filament. No. Option 2 is the करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 25. ठीक है. द 8, 9, 10th पेयर ऑफ रिब्स आर कॉल्ड एज वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स बिकॉज दे आर्टिकुलेट. वैसे ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है बट हम कर चुके हैं, अब क्वेश्चन दिया हुआ कर लेते हैं. आर्टिकुलेट डॉर्सली विद द वर्टिब्री बट जॉइंस द 7th रिब विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज. ये रिपीटेड क्वेश्चन है. ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर. ठीक है ना. चलो क्वेश्चन नंबर करते हैं 26. अ डिक्रीज इन द ईस्ट्रोजन लेवल इन ओल्डर फीमेल इज अ कॉमन कॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस. अगर ईस्ट्रोजन कम होता है तो ईस्ट्रोजन का भी रोल होता है कैल्शियम रेगुलेशन, मेंटेनिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द बोन्स. और अगर डीमिनरलाइजेशन होती है बोन्स की तो ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन डेवलप होती है स्पेशली आफ्टर मेनोपॉज. ऑस्टियोपोरोसिस ड्यू टू डिक्रीज्ड बोन मास. ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. करते हैं क्वेश्चन नंबर 27. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज करेक्टली डिफाइंड फॉर मसल्स. तो मसल्स में होती है एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, इलास्टिसिटी. सब होते हैं बट इसमें डेफिनेशन शायद गलत दी होगी बेटा. देखो एक्साइटेबिलिटी, द एबिलिटी टू ट्रांसमिट एन एक्शन पोटेंशियल अलोंग इट्स लेंथ. नो, दैट इज नॉट एक्साइटेबिलिटी. एक्साइटेबिलिटी का मतलब होता है जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल. सो ये बात बिल्कुल गलत हो गई. कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी, द एबिलिटी टू शॉर्टन इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस. ये बात बिल्कुल सही है बेटा. कॉन्ट्रैक्टिलिटी या कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी, ठीक है ना, बिल्कुल सही है ऑप्शन 2. एक्सटेंसिबल मतलब आप पुल कर सकते हो, स्ट्रेच कर सकते हो. एबिलिटी टू रिकॉइल इट्स ओरिजिनल लेंथ आफ्टर बीइंग स्ट्रेच, दैट इज इलास्टिसिटी. रिकॉइल हो जाता है रबर जैसे. इलास्टिसिटी, एबिलिटी टू बी स्ट्रेच बियॉन्ड इट्स नॉर्मल रेस्टिंग स्टेट. उल्टा दिया हुआ है बेटा इलास्टिसिटी एंड एक्सटेंसिबिलिटी. सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर. करते हैं क्वेश्चन नंबर 28. Muscles that appears reddish due to a high content of myoglobin are characterized by plenty of mitochondria, enabling them to utilize large amount of stored oxygen for sustained aerobic ATP production. बिल्कुल सही बात है. जो मसल्स रेड कलर के होते हैं, मसल फाइबर यानी कि रेड मसल फाइबर, उनमें मायोग्लोबिन ज्यादा होता है. जिनमें मायोग्लोबिन ज्यादा होता है, प्लेंटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है, तो बोला वो यूटिलाइज कर सकते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन स्टोर्ड इन देम फॉर एरोबिक प्रोसेस फॉर एटीपी प्रोडक्शन. Muscle that appears pale or whitish have fewer mitochondria but has high sarcoplasmic reticulum, allowing for rapid short duration contractions dependent on anaerobic processes for energy या एटीपी प्रोडक्शन. दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही है. देखो जो व्हाइट मसल फाइबर होते हैं उनमें मायोग्लोबिन कम, माइटोकॉन्ड्रिया कम, बट उनमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा. सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा, कैल्शियम ज्यादा, वो फास्ट कॉन्ट्रैक्शंस कर सकते हैं, रैपिड, बट प्रोलॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस नहीं होते, शॉर्ट ड्यूरेशन के कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं. रेड मसल फाइबर में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कम, तो वो कॉन्ट्रैक्ट स्लो करेंगे लेकिन वो प्रोलॉन्ग्ड कॉन्ट्रैक्शंस कर सकते हैं. ठीक है ना. ये मैंने लिखवाया है क्लास में वैसे तुम्हें. ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 29. सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन स्केलेटल मसल फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड. तो आउटसाइड में सबसे पहले तो बेटा मसल्स आएंगे, मसल्स के अंदर बेटा फैसिकल्स आएंगे, मसल के बंडल्स के अंदर बेटा मसल फाइबर आएंगे, मसल फाइबर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन सार्कोलेमा, मसल फाइबर के अंदर बेटा एक्टिन एंड मायोसिन की जो अरेंजमेंट होती है, मायोफिलामेंट्स या मायोफाइब्रिल्स, यानी कि ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर करते हैं बेटा 30. आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन. इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको पहचाननी है. मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय अ सिग्नल फ्रॉम द पीएनएस फ्रॉम द सीएनएस. तो ये इनकरेक्ट है भैया. 1 आपके 1 और 3 में दिया हुआ है. An increase in the calcium level leading to the binding of calcium with a subunit of troponin, ना कि tropomyosin. 2 भी गलत है. The myosin head binds to the exposed active sites on actin to form a cross bridge. Yes, myosin
हेड बाइंड करता है अगर एक्टिव साइट एक्टिन की एक्सपोज होती है, करेक्ट बात है, क्रॉस ब्रिज बनाने के लिए। द जेड लाइन्स आर पुल्ड आउटवर्ड कॉजिंग द लेंथनिंग ऑफ द सार्कोमियर, इनवर्ड्स पुल होती है, लेंथनिंग नहीं होती है। तो आपसे पूछा क्या है बेटा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो 1, 2 एंड 4 आर इनकरेक्ट, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 31। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स बिलोंग टू द अपेंडिकुलर स्केलेटन? अपेंडिकुलर स्केलेटन, लिम्ब की बोन्स और गर्डल की बोन्स। तो गर्डल बोन, लिम्ब बोन, गर्डल बोन, गर्डल बोन एंड लिम्ब की बोन, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 5, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर करते हैं बेटा 32। During the strenuous exercise, anaerobic breakdown of glycogen in muscles lead to the accumulation of lactic acid causing fatigue. These muscles are likely to have, जहां बेटा ज्यादा lactic acid accumulation हो रहा है, strenuous exercise, anaerobic breakdown of glycogen हो रहा है, according to the question, वो muscles कौन सी होंगी? High myoglobin, plenty of mitochondria, low myoglobin content है और हाई सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, व्हाइट मसल फाइबर्स में ऐसा आपको यूजुअली देखने को मिलता है एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। हाई मायोग्लोबिन नहीं है, लो मायोग्लोबिन है एंड लो माइटोकॉन्ड्रिया है, लेस माइटोकॉन्ड्रिया है, हाई सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर करते हैं 33। अ पर्सन इज अनेबल टू परफॉर्म द नो मूवमेंट ऑफ द हेड, शेकिंग हेड साइड टू साइड, दिस इज अ प्रॉब्लम एसोसिएटेड। नो मूवमेंट नहीं कर पा रहे, नो मूवमेंट नहीं कर पा रहे, तो नो मूवमेंट इज बिटवीन द एटलस एंड एक्सिस, that is called as beta the slightly rotatory type of movement in one plane, that is pivot joint। तो एटलस एंड एक्सिस के बीच में बेटा मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो गई है। नो मूवमेंट, अनेबल टू परफॉर्म नो मूवमेंट, नो मूवमेंट मतलब ये वाला मूवमेंट, ये वाला मूवमेंट नहीं बेटा, ठीक है ना, नो लिखा हुआ है क्लियरली, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34। आइडेंटिफाई द set of disorders where the causative agent or condition is mentioned, is correctly mentioned। माइसीना ग्रेविस ऑटोइम्यून है, मस्कुलर करेक्ट पूछा है तो करेक्ट, तो अच्छा ऑप्शन है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जेनेटिक है, टिटैनी लो कैल्शियम इन द बॉडी फ्लूइड करेक्ट है, गाउट एक्यूमुलेशन सारी तो करेक्ट है, ऑल 4 आर करेक्ट, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर करते हैं 35। ईच हाफ ऑफ द पेक्टोरल गर्डल कंसिस्ट ऑफ अ क्लैविकल एंड अ स्कैप्यूला, लार्ज ट्रायंगुलर बोन सिचुएटेड इन द डोर्सल पार्ट ऑफ द थोरैक्स, बिल्कुल सही बात है। ईच हाफ में एक क्लैविकल, एक स्कैपुला, स्कैपुला आपकी डोर्सल साइड पे प्रेजेंट होती है, तभी हम पीछे की साइड से डायग्राम भी बनाते हैं। द क्लैविकल आर्टिकुलेट विद द एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला, यस एक्रोमियन प्रोसेस से आर्टिकुलेट करती है, एंड ऑल्सो विद द ग्लिनॉइड कैविटी टू फॉर्म अ शोल्डर जॉइंट, नहीं, ग्लिनॉइड कैविटी से ह्यूमरस टू फॉर्म बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, दूसरे साइड से क्लैविकल आर्टिकुलेट्स विद योर ब्रेस्ट बोन। सो असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर करते हैं 36। The flat skull bone fuse end to end via sutures which are characterized by dense fibrous connective tissue and do not allow any movement। ये बात बिल्कुल सही है। Sutures of the skull is actually the dense fibrous connective tissue। No movement बेटा, that is an example of immovable joints। इसे सिनार्थ्रोज नहीं, सिनार्थ्रोज joints भी बोलते हैं। सिनार्थ्रोज is बेटा your no movement, that is your fibrous joints। Amphiarthrose is cartilaginous joints, slightly movable joints, and diarthrose is actually your synovial joints, ठीक है ना, तो synarthrose भी बोलते हैं, सही बात है। The joint between adjacent vertebrae in the vertebral column is a cartilaginous joint pattern that permits limited movement। तो joint जो आपके adjacent vertebrae होता है vertebral column में, ये कार्टिलेजिनस जॉइंट है, बिल्कुल सही बात है, लिमिटेड मूवमेंट होती है, यस सब मूवमेंट, दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर करते हैं 37। हायोइड इज अ सिंगल यू शेप बोन प्रेजेंट एट द बेस ऑफ बकल कैविटी एंड इट इज इंक्लूडेड एज पर न्यू एनसीईआरटी इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्कल, तो नॉट अ पार्ट ऑफ स्कल करोगे सो फॉल्स हो जाएगा। इट इज यूनिक बिकॉज इट आर्टिकुलेट्स डायरेक्टली विद द सुपीरियर, इट इज यूनिक बिकॉज बेटा इट डज नॉट आर्टिकुलेट विद एनी बोन, किसी के साथ में आर्टिकुलेट नहीं करता, अकेला मस्त, ठीक है ना, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। करते हैं क्वेश्चन नंबर 39। Each half of the pectoral girdle facilitate the articulation of upper limb with the axial skeleton and consist of a clavicle and a scapula। Each half of pectoral girdle ये articulation में help करता है, जोड़ने में help करता है अपर लिम्ब को विद द एक्सियल स्केलेटन, सही बात है बेटा, पेक्टोरल गर्डल का काम है आपके लिम्ब बोन्स को आपके मेन एक्सियल स्केलेटन से जोड़े,
एंड ईच हाफ कंसिस्ट ऑफ क्लैविकल एंड स्कैपुला, ये बात भी बिल्कुल सही है. द टू हाफ ऑफ पेल्विक गर्डल मीट वेंट्रली टू फॉर्म प्यूबिक सिम्फाइसिस, कंटेन fibrous cartilage and each half articulate with the axial skeleton via sacrum, ये बात भी बिल्कुल सही है. दोनों हाफ पेल्विक गर्डल के यानी कि कॉक्सल बोन वेंट्रली मीट करते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस की मदद से, जो एक कार्टिलेज होता है, वाइट फाइब्रस कार्टिलेज होता है. ठीक है ना, करेक्ट बात है. और बोला है ईच हाफ एक्चुअली आर्टिकुलेट्स विद एक्सियल स्केलेटन विद द हेल्प ऑफ सेक्रल वर्टिब्री. आपको याद है मैंने एक आपको 3D भी क्लास में दिखाई थी जिसमें सेक्रम दिख रहा था वर्टिब्रल कॉलम का, और वो सेक्रम के साथ में ही एक्चुअल में आपकी बेटा ये जुड़ी हुई होती है. ठीक है ना, ये दोनों बातें बिल्कुल सही है. बोथ द स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट. ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर करते हैं 40. क्वेश्चन नंबर करते हैं 40. तो आपको डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन में कुछ कुछ चीजें आइडेंटिफाई करने के लिए भी दी होगी. ये जो वाई दिया हुआ है ये क्या दिया हुआ है बेटा, ये दिया हुआ है स्टर्नम, और 8, 9, 10th ये दिए हुए आपको फॉल्स रिब्स. ठीक है ना, एक्स. तो बोला एक्स इज बेटा आपको दिखाया हुआ है फॉल्स रिब्स. आर्टिकुलेट डायरेक्टली विद द वाई, नहीं. आर्टिकुलेट डॉर्सली विद द थोरैसिक वर्टिब्री एंड वेंट्रली विद द कार्टिलेज ऑफ द 7th रिब, बिल्कुल सही बात है. डायरेक्टली बेटा थोरैसिक वर्टिब्री से तो जुड़ी हुई है, पर वेंट्रली पहले 7th के साथ में जुड़ी हुई है, उसकी कार्टिलेज पहले 7th के कार्टिलेज से जुड़ी हुई है. आर नॉट कनेक्टेड वेंट्रली, नहीं. फ्लोटिंग तो है ही नहीं. आर नॉट अटैच्ड टू द थोरैसिक वर्टिब्री, नहीं. ठीक है ना, सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर. करते हैं क्वेश्चन नंबर 41. ज्वाइंट्स को मैच करो बेटा. फाइब्रस ज्वाइंट्स जो बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर रहे, सूचर्स ऑफ द स्कल, ए का हो गया 3, ए का 3, ए का 3. कार्टिलेजिनस ज्वाइंट्स होती है एडजेसेंट वर्टिब्री के बीच में, तो बी का हो गया बेटा 1, बी का हो गया 1. पिवट ज्वाइंट स्लाइटली रोटेटरी टाइप ऑफ ज्वाइंट होती है, पिवट एंड मूवमेंट इन वन प्लेन, तो पिवट ज्वाइंट हो गई आपकी एटलस एंड एक्सिस के बीच में. एंड हिंज ज्वाइंट हो गई बेटा मूवमेंट इन वन प्लेन जस्ट लाइक डोर. आपकी नी ज्वाइंट आपकी बेटा क्या बोलते हैं, ये एल्बो वाली ज्वाइंट. तो गाइस क्या मैच किया हमने, ए का कर दिया गाइस 3, ए का 3, बी का कर दिया गाइस 1, बी का 1, सी का कर दिया गाइस 4, और डी का कर दिया 2. सही है ना, सही मार्क किया ना मैंने सी का. कभी कभी ना दिमाग ऐसे घपला करता है. बी का 1, इतना टाइम लूंगी ना बेटा. हाँ, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 42. ठीक है, वैसे मैंने मैच कर दिया था, आप मैच कर लेते. वो घिचपिच हो जाती है ना एरोस, तो कंफ्यूजिंग हो जाता है. मीरोमायोसिन बेटा, मीरोमायोसिन इज, अब हम डायरेक्ट यहाँ पे मार्क करेंगे. मीरोमायोसिन इज द मोनोमर प्रोटीन ऑफ द थिक फिलामेंट. मीरोमायोसिन बनाता है मायोसिन फिलामेंट को, तो ए का हो गया 2, डायरेक्टली यहाँ पे बेटा ए का 2 मार्क कर दो. ठीक है ना. हैवी मीरोमायोसिन होता है ग्लोब्यूलर हेड विद अ शॉर्ट आर्म, तो बी का हो गया 4, बी का हो गया 4. इस बार नो टाइम टेकिंग, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसरिंग. ओके, आगे बेटा लाइट मीरोमायोसिन क्या हो जाएगा, लाइट मीरोमायोसिन टेल पार्ट हो गया, यानी कि 3 का हो गया, सी का हो गया 1. क्रॉस आर्म जो होता है ग्लोब्यूलर, देखो वैसे तो क्रॉस आर्म ग्लोब्यूलर हेड विद अ शॉर्ट आर्म को भी कहते हैं, बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन तुम क्रॉस आर्म लगाओगे ये आउटवर्ड प्रोजेक्टिंग पार्ट ऑफ द मायोसिन पॉलीमर, ये एज पर एनसीईआरटी तुम ये लगाओगे. ठीक है ना, सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 43. Question number 43. Synovial joints such as the ball and socket joint between the humerus and pectoral girdle allow considerable movement. Synovial joint जैसे कि ball and socket हो गई जो आपकी humerus और pectoral girdle के बीच में, yes, considerable movement होती है, movement in all plane. The bones involved at these joints are joined with the help of cartilage. नहीं भाई, क्योंकि उनमें synovial joints होती है, तभी तो बेटा considerable अच्छी खासी movement होती है, because synovial fluid होता है. So assertion is true, reason is false. Option 3 is the correct answer. क्वेश्चन नंबर कर चलते हैं गाइज हम 44. रिपीटेड एक्टिवेशन ऑफ द मसल्स कैन लीड टू फटीग कैरेक्टराइज्ड बाय अ रिड्यूस्ड एबिलिटी टू जनरेट फोर्स. यस, बोला कि जब आप रिपीटेडली बेटा बार बार मसल्स को एक्टिवेट करते हैं, बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, तो फटीग हो जाएगा. अब उसके बाद आपकी लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाएगी, तो टायर्डनेस आ गई. द प्राइमरी कॉज ऑफ सच फटीग, रीजन कह रहा है, इज एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड ड्यू टू द एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन विद इन द मसल फाइबर. बिल्कुल सही बात है बेटा. बोथ असर्शन रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. बोला रिपीटेड एक्टिवेशन की वजह से मसल फटीग हो गई, फोर्स जनरेट नहीं हो रहा, बिकॉज बेटा द प्राइमरी कॉज ऑफ सच फटीग इज lactic acid accumulation, anaerobic breakdown of glycogen within the muscle fiber. Both assertion reason are correct.
एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। करते हैं क्वेश्चन नंबर आखिरी बेटा 45, क्वेश्चन नंबर करते हैं 45। आइडेंटिफाई द लेबल्ड पार्ट ए बी सी डी फ्रॉम द गिवन डायग्राम। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। ए है बेटा आपका क्लैविकल, ए हो गया आपका क्लैविकल, ए हो गया आपका क्लैविकल। आपका बी जो दिखाया हुआ है बेटा वो दिखाया हुआ है स्कैप्यूला, बी हो गया स्कैप्यूला। आपका जो सी दिखाया हुआ है, सी दिखाया हुआ है बेटा ह्यूमरस, सी दिखाया हुआ है ह्यूमरस। अरे भाई, और डी, अब ये देखो सारे बाकी सारे सेम टू सेम थे, बस लास्ट से तुम्हारी बेटा पहचान होने वाली है, ठीक है ना। तो लास्ट क्या दिखाया हुआ है बेटा, व्हाट इज डी। अब थंब की तरफ जो है बेटा डी है ये, तो थंब की तरफ जो होगी वो है रेडियस, इसीलिए याद रखना था थंब की तरफ रेडियस। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। तो कुछ क्वेश्चंस बहुत ही झन्नाटेदार थे, और ओवरऑल बेटा जैसे आपके नीट में क्वेश्चंस आते हैं ना, उस तरीके की ही क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करनी है। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती की बेटा इरेलेवेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको नहीं करनी है। जब भी आपको टाइम मिला होगा, आई होप आपने ये लेक्चर देखा होगा, आई होप आपने खुद से भी क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की होगी, और आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। आपको ये सेशन कैसा लगा ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताना। बहुत बहुत धन्यवाद। आई विल रीड योर कमेंट्स। एंड बेटा पढ़ाई करते रहो, मस्त रहो, खुश रहो, बहुत ज़्यादा प्रेशर मत लो बेटा, है ना। धीरे धीरे अपना शेड्यूल बनाओ, शेड्यूल बना के बेटा उसे फॉलो करने की कोशिश करो, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा आई नो कि इस वक्त में थोड़ा साल का एंड आने वाला है, तो वापस से स्ट्रेस वाली फीलिंग आने लग रही है कि मैम साल ख़त्म होने वाला है, साल ख़त्म होने वाला है। वो फीलिंग आएगी, बट कोई बात नहीं, आप ऐसे सोचो वो फीलिंग सबके साथ में आ रही है, बट उसको बेटा ओवरकम करने का एक ही तरीका है, और वो है आपकी पढ़ाई, ठीक है ना। तो पढ़ाई अच्छे से कीजिए तो ये फीलिंग आपकी बहुत कम आएगी। स्ट्रेस तो पढ़ने के बाद भी हो सकता है बेटा, है ना। आपको स्ट्रेस की फीलिंग पढ़ने के बाद भी आ सकती है, तो उसी को तो ओवरकम करना है। क्योंकि बाद बेटा देखो, पढ़ाई करते रहोगे, लास्ट में जब नीट एग्जाम आएगा तो वैसे भी लग रहा होगा कि यार इतने बड़े एग्जाम के लिए हमने इतने टाइम से तैयारी की है ना। लेकिन अगर पढ़ाई करके रखोगे तो थोड़े से कॉन्फिडेंट भी फील करोगे, और इवेंचुअली आपका पेपर अच्छा भी होगा फॉर श्योर, ठीक है ना। तो बी वेरी डिसिप्लिन, प्लीज अपने सारे बैकलॉग्स को कवर कीजिए, और अच्छे से इन लेक्चर्स की यूटिलाइजेशन कीजिए, रेलेवेंट पढ़िए और पढ़ाई कीजिए, बस दैट्स इट। थैंक यू सो मच। मिलेंगे हम अगले लेक्चर में। बाय बाय, थैंक यू।